गुड इवनिंग क्लास 7 एनसीईआरटी की सीरीज ज्योग्राफी में अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और अब हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 जल। ठीक है, कॉपी पेंसिल अपना लेके बैठिए, नोट डाउन करते जाइए जो नोट्स हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र होते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। हम लोग भी बहुत खुश होते थे। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। ये जल कहाँ चला जाता है? ठीक है, बारिश का पानी पहले तो दिखता है लेकिन फिर वो कहाँ गायब हो जाता है भाई? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये सूरज की रोशनी और सूरज की रोशनी की वजह से यानी कि सूरज के ताप की वजह से जल गायब हो जाता है। ये देखिए, इसमें पिक्चर में आप देखिएगा। वैसे तो आप लोग सब एग्ज़ाम वाले जो हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में, तो फिर भी देख लीजिए। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम एवं सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जो कि पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाया गया है। ये पानी क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। फिर ये धीरे धीरे बादल बन रहा है। बादल से क्या हो रही है? ये वर्षा हो रही है। वर्षा से फिर वापस पानी इधर आ रहा है। फिर ये हमारा जल चक्र चलता ही रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा की खेत पे सिंचाई के लिए कर सकते हैं, हो सकता है वही सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। यानी कि पूरे वर्ल्ड की ही बात हो रही है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, यानी कि जिसमें नमक नहीं पाया जाता है, उसमें है नदी, ताल, सोते कुछ होते होंगे, एवं हिमनद। महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय यानी कि खारा होता है, जिसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। इसको भी आप बेटा नोट कर लीजिए। अब ये आपका है प्रमुख विश्व सागर, इसको आप देख लीजिएगा, जब जरूरत होगी इसको भी हम ओपन करके देख लेंगे। अब है जल का वितरण, इसको बेटा नोट कर लो। इसमें से अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, बट कह नहीं सकते आ जाए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? ठीक है, निम्नलिखित तालिका से जल वितरण का प्रतिशत देखा जाए कि कितना पीने के लिए पानी है हमारे पास में। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे डेटा दिया है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, केवल 1% ही हमारे पास पानी पीने का है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन बर्बाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, और कई जगह तो पानी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। अब है महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, और इसको नोट कर लो बेटा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्यों? जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित करने के लिए। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। इमेजिन करिए, वाह। ताल और झील के पास शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है और ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरीय गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार-भाटा और धाराएं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तरंगे, ठीक है, लहरें। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में घिर जाती है तो क्या होता है? छप्पा, कैसे पानी ऊपर आता है ना, और वह तरंगों के साथ गेंद तट से वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर लगातार जल उठता गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं।
क्या आप जानते हैं? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन होगी तरंग भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण यानी कि लैंडस्लाइड के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल सुरंगें तैर उठती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? जब 15 मीटर तक की ऊंचाई से ऊपर ज्वारीय तरंग उठे समुद्र में, तो इसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापा गया है और ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तीव्रता से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें हैं। और सुनामी पृथ्वी का तांडव, इसको आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है, रीड कर लीजिएगा जहाँ जहाँ हुआ है। अब है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार उठना। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ये लहर उठी और बड़े हिस्से को इसने डुबो दिया, उसे ज्वार। फिर जल वापस नीचे आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। तो इस तरह है ज्वार भाटा। अब ये कैसे होता है, ये पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के कहाँ होता है? निकट होता है, पास में होता है, ठीक है। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभी आकर्षित होता है। ये जल क्या हो रहा है? इससे आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार, ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है। तब क्या होगा? अब ये तो ये चीज़ हो गई, पास में आ रहा है तो ये ज्वार भाटा हो रहा है। अब यहाँ पे आगे पूर्णिमा और अमावस्या की बात, ठीक है। ये पूर्णिमा और ये अमावस्या, तब ये तीनों क्या है? एक ही सीध में है। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार, बृहद ज्वार। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा वृत्त टाइड और यहाँ पे हमारा आ रहा है लघु, ठीक है, यानी हाई और नीप टाइड आ रहा है यहाँ पे। अब आ रहे हम उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कैसे होता है? ये जल स्तर के तट को ऊंचाई तक पहुंचाता है। वे जहाज और बंदरगाह तक पहुंचने में, जो लहरें ऊंची ऊंची उठती है तो जो जहाज होते हैं वो भी ऊंचे ऊंचे उठ के जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के नज़दीक आ जाती हैं, क्योंकि नीचे से पानी उछलता है और उछल के वो फिर मछलियाँ जो है तट के पास आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियाँ पकड़ पाते हैं। तो ये बेटा, ये भी आप नोट कर लोगे। अब है महासागरीय धाराएं, ठीक है। अब गर्म धारा और ठंडी धारा, इसको अभी हम लोग अब मैप के थ्रू ही समझेंगे। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न क्यों होती है बेटा? भूमध्य रेखा मतलब इक्वाटर लाइन एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं।
लैब्राडोर धारा शीत धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं। ठीक है, अब ये हमारा ये पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य है रेखा है। तो अब आपको पता है ये जो सूर्य का ताप है यहाँ ये सीधा पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ जो धाराएं होंगी वो कैसी होंगी, गर्म ही होंगी ना। ये गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर घर एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बेटा इसको भी नोट कर लो, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तरी एवं पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। अब ये देखिए, ये आपका मैप है। जहाँ गर्म और धाराएं मिलती हैं कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि गर्म और ठंडी जहाँ दोनों मिलेगी, गर्म से क्या हो, भाप आ रही है, भाप से क्या होगा, एक वो धुएं के जैसा हो जाएगा ना, कोहरे वाला मौसम बन जाएगा। ये आपकी भूमध्य रेखा हो रही है, ठीक है। और यहीं से ये देखिए, यहाँ से गर्म धारा और ये इधर से ऐसे आ रही है, इधर से ठंडी धारा। ठीक है, अब ये गर्म और ठंडी धारा मिलेंगी तो कैसा हो जाएगा, एक धुआं धुआं सा हो जाएगा, जो नौ संचालन में परेशानी पैदा करती हैं। तो ये आपका चैप्टर था 5। और अब आप इसको सारे नोट कर लेंगे और फिर कल हम चलते हैं 6 और 7 पे। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करें ताकि आप अपना नोट कर सकते। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया जल और वायु। आगे हम लोग क्लास 8 में इसमें और डीपली रीड करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।